हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में टॉपिक पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में 3 चरण इसके पढ़ाए थे। अब इसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा चरण आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। चौथा चरण या चतुर्थ चरण, तो इसको एक नाम और जानते हैं इसको, तो एक और इसका नाम क्या है? तो एक और इसका नाम है पहचान संकट का युग या स्वरूप की संकट अवस्था, ये नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका समय कब से कब तक रहा है? तो इसका समय 1948 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक रहा है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चतुर्थ चरण होता है उसे एक और किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसका वर्ष भी या इसका समय भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस समय से किस समय तक रहा है। तो देखिए, यह चरण इस अर्थ में क्रांतिकारी अथवा संकट का काल रहा कि लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों के गीत गा रहा था उन सभी को बेकार ठहरा दिया गया था। और हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचना की थी उसके स्वरूप या उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी थी। मतलब लोक प्रशासन में विद्वानों का अब विश्वास खत्म होने लगा था और लोक प्रशासन के फलस्वरूप या लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में अनेक संदेह उठने लगे थे। मतलब लोक प्रशासन का जो स्वरूप था उसके स्वरूप पर कई संदेह खड़े होने लगे। ठीक है, और इसके बाद फिर लोक प्रशासन एक विवाद का विषय बन चुका था। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर देखिए कि लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल के नाम इसमें उल्लेखनीय हैं। ये इन दोनों के नाम आपको याद रखना होगा। अब 1947 ईस्वी में 1947 की बात है, तो 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक निबंध में यह सिद्ध किया था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है एवं प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं हैं। ठीक है, तो ये 3 बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला देखिए इसमें कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर परिस्थिति में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करता है। इसके बाद फिर दूसरी बाधा इन्होंने बताई थी कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी होता है एवं मानव व्यवहार हर संभव विभिन्नताओं एवं अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसके बाद फिर तीसरी बाधा इन्होंने बताई कि लोक प्रशासन में सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने रॉबर्ट डहल ने 3 बाधाएं बताई लोक प्रशासन को विज्ञान बनने के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि ये 3 बाधाएं हैं जिसके कारण लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसी समय हम देखते हैं कि मानव व्यवहारवाद की बात होने लगती है, मानव संबंधों की बात होने लगती है, क्योंकि इसी समय या इसी काल में हम देखते हैं कि हाथोर्न, ठीक है, तो एक हाथोर्न प्रयोग हुआ था जिसमें एल्टन मेयो ने उद्योग के या एक कंपनी के कुछ व्यक्तियों पर यह प्रयोग किया था। और उन्होंने प्रयोग के दौरान यह सिद्ध किया कि जितने भी व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं, इनको कुछ ऐसे इनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाए जिससे खुश रहे। मनुष्य से मशीन की तरह कार्य नहीं करवाया जा सकता, मनुष्य में भावनाएं होती है। ठीक है, इसलिए जो भी कर्मचारी काम करता है संगठन में उससे प्रेम पूर्वक कार्य करवाया जाना चाहिए। ठीक है, मनुष्य में भावनाएं होती है, इसलिए मानव संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये कहा था एल्टन मेयो ने। तो इस कारण से फिर इस समय मानव व्यवहार या मानव संबंध की चर्चा भी शुरू होने लगी थी। इसलिए 1948 ईस्वी से 1970 ईस्वी के चरण को लोक प्रशासन की पहचान के संकट अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस काल में, इस चरण में लोक प्रशासन अपनी पहचान धीरे धीरे खोता जा रहा था। और इस युग में लोक प्रशासन ने मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाए थे। तो 2 रास्ते कौन कौन से अपनाए थे? इन दोनों रास्तों के नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो देखिए, एक पहला रास्ता था और एक दूसरा रास्ता था। तो पहला रास्ता क्या था? तो कुछ विद्वान एक विषय के रूप में
लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र के अंतर्गत लेकर गए। मतलब कुछ ऐसे विद्वान थे जो राजनीति विज्ञान की ओर लौटने लगे थे। इसके फिर दूसरे कुछ ऐसे विद्वान थे जो लोक प्रशासन के विकल्प को खोजने लगे या प्रशासनिक विज्ञान की खोज करने लगे। ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस समय लोक प्रशासन। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए पहला राजनीति के अंतर्गत, तो पहला देखिए राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो राजनीतिक विज्ञान था, तो कुछ ऐसे विद्वान थे जो राजनीतिक विज्ञान की ओर लौट गए, लेकिन उन्हें राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा भी समर्थन नहीं मिला था। जो विद्वान पहले लोक प्रशासन में अपने सिद्धांत लिख रहे थे, वे विद्वान अब क्या करने लगे, वे विद्वान अब राजनीति की ओर लौट गए थे। मतलब राजनीति विज्ञान अपने सिद्धांत या अपने विचार लिखना प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन जो राजनीति विज्ञान थे वो राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने या राजनीति वैज्ञानिकों ने इन विद्वानों को समर्थन नहीं दिया जो लोक प्रशासन से राजनीति विज्ञान की ओर लौटे थे। इसके बाद फिर जॉन गोस ने 1950 में प्रकाशित अपने लेख जिसका नाम था ट्रेंड इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिद्धांत विकसित किया कि हमारे समय में लोक प्रशासन की किसी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा होना है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगले विद्वान का नाम आता है रॉस्को मार्टिन। तो रॉस्को मार्टिन ने 1952 ईस्वी के अपने लेख में लोक प्रशासन पर राजनीति विज्ञान के प्रभुत्व को जारी रखने का आह्वान किया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये राजनीति विज्ञान में जो विद्वान लौट रहे थे उनके बारे में हमने आपको बताया है। अब इसके बाद में विद्वानों का दूसरा पक्ष ऐसा था जो एक नए प्रशासनिक विज्ञान की चर्चा कर रहा था। तो कुछ विद्वान देखिए अब इसमें आगे प्रशासनिक विज्ञान, तो कुछ विद्वान प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने यह दलील दी कि प्रशासन तो प्रशासन ही होता है, भले ही कोई भी परिवेश हो। उन्होंने 1956 ईस्वी में चातुर्मासिक पत्रिका जिसका नाम था जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, इसकी स्थापना ये कई विद्वानों ने मिलकर की थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लोक प्रशासन दो भाग में बंट गया। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि लोक प्रशासन अपनी पहचान खोने लगा था, इसीलिए इसको पहचान का संकट भी कहा जाता है या पहचान के संकट का काल भी कहा जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होते हुए दो रचनाएं लिखी गई थी। मतलब जो प्रशासनिक विज्ञान की बात कर रहे थे विद्वान, तो उसी से प्रभावित होते हुए यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ रचनाओं में देखिए पहला नाम आता है मार्क व साइमन के द्वारा लिखित जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। यह 1958 में लिखी गई थी। इसके बाद फिर अगले विद्वान में आते हैं सियर्ट एवं मार्क के द्वारा लिखित। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उसका नाम था बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, 1963 में लिखी गई थी। इसके बाद फिर अगले विद्वान आते हैं इसमें मार्क। तो मार्क के द्वारा रचित है रचना जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 1965 में यह रचना लिखी जाती है। तो इन विद्वानों ने प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, अब कुछ विद्वान ऐसे थे जो राजनीतिक विज्ञान में लेख लिखने लगे, कुछ विद्वान ऐसे थे जो प्रशासनिक विज्ञान की ओर लौट गए थे या प्रशासनिक विज्ञान में अपने लेख लिखना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोक प्रशासन अपनी पहचान खो चुका था। इसीलिए इस काल को पहचान के संकट का काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए कि जो विद्वान राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आए उनका तर्क था कि लोक प्रशासन राजनीति से निकला है, उसका अंग है, और इस समय राजनीति शास्त्र भी कुछ परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था और उसमें लोक प्रशासन को महत्व नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो जो विद्वान राजनीति शास्त्र की ओर आए थे या राजनीति शास्त्र की ओर लौटे थे उनका यह कहना था कि भैया जो लोक प्रशासन है यह भी तो राजनीति से ही निकला है और उसी का एक भाग है। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि इस समय जो राजनीति विज्ञान था तो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसके बाद फिर दोनों ही मामलों में, ठीक है, तो दोनों ही मामलों यानी राजनीति विज्ञान की ओर या प्रशासनिक विज्ञान की ओर, तो दोनों ही मामलों में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान और भिन्नता खो दी। इसे विशाल क्षेत्र में
घुल मिल जाना पड़ा और इसीलिए लोक प्रशासन के चरण को पहचान का संकट भी कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध आदि ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली और यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो चाहे फिर सार्वजनिक क्षेत्र क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद फिर साइमन की रचना, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में एक मील का पत्थर मानी जाती है। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को, याद रखना फ्रेंड, तो लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत कर दिया था। उन्होंने राजनीति प्रशासन विभाजन को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार कर दिया था, ठीक है फ्रेंड। ये सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए कि लोक प्रशासन के उद्भव के चरण में कई बदलाव देखने को मिले। तो ये जो चौथा चरण था, तो इसमें कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव देखने को मिले। तो इसमें कौन कौन से बदलाव हुए, तो देखिए इसमें पहला बदलाव यह था कि क्रिस आर्गेरिस एंड डगलस मैकग्रेगर, फिर रेंसिस लिकट और वॉरेन वेनिस व अन्य समर्थक या अन्य विद्वानों के द्वारा समर्थित एक नए मानव संबंधी दृष्टिकोण का उदय होता है, ठीक है। मतलब इन सभी लोगों ने मिलकर एक कौन सा सिद्धांत दिया, मानव संबंधी सिद्धांत या मानव संबंधी दृष्टिकोण या मानव संबंधी उपागम इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा है तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। इसके बाद फिर फ्रेडी डब्ल्यू रिक्स या FU भी कह सकते हैं, FW रिक्स के द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए परिवेशीय उपागम की वकालत की गई, ठीक है, या पारिस्थितिक दृष्टिकोण या पारिस्थितिक उपागम की वकालत की जाती है और प्रशासनिक विकास की अवधारणा को इसने ठोस रूप प्रदान किया था। फिर इसके बाद में अगले आते हैं इसमें एडवर्ड बीटनर और FW रिक्स व अन्य विद्वानों के द्वारा प्रशासन की प्रशासन की अवधारणा का विकास किया जाता है। मतलब जो विकास प्रशासन की अवधारणा थी उसको इन्होंने विकसित किया था। इसके बाद फिर अगला आता है नव लोक प्रशासन का उदय। तो इसी काल में अपन देखते हैं कि जो नव लोक प्रशासन था वह इसी चरण में शुरू होगा। इसके बाद फिर विंसेंट ऑस्ट्रोम व अन्य द्वारा लोक चयन उपागम की वकालत की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का उदय भी इसी काल में हुआ था या इसी चरण में हुआ था, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें तो अगला चरण आता है पंचम चरण या पांचवा चरण, ठीक है, जिसे अंतर विषय दृष्टिकोण के रूप में लोक प्रशासन का विकास भी कहा जाता है। तो इस चरण को अंतर विषय दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय लोक प्रशासन में कई विषयों का समावेश होने लगा था, इसलिए इसे अंतर विषय दृष्टिकोण कहा जाता है। और इसका समय 1971 से 1990 ईस्वी तक रहता है। तो अब देखिए इसमें आगे, तो इस चरण में लोक प्रशासन जिसकी पहचान तुलनात्मक एवं विकास लोक प्रशासन के रूप में हुई थी, लोक नीति विश्लेषण के इस काल में नीति विज्ञान, नीति विश्लेषण और नीति निर्माण पर बल दिया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद फिर गैर उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के इस दौर में एक अंतर विषय एकीकृत विषय के रूप में अपनी अलग पहचान के साथ लोक प्रशासन जन समस्याओं के प्रति समर्पित हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर 1970 ईस्वी और 1990 ईस्वी के दशक में लोक प्रशासन ने मूल्य, प्रासंगिकता, सामाजिक समानता एवं परिवर्तन इन चार प्रमुख तत्वों के साथ जन समस्याओं के समाधान के प्रति कार्यान्मुखी दृष्टिकोण को अपनाया था, ठीक है। और इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता ने समय समाधान को उनकी क्षमताओं से उसे दूर किया था। मतलब ये हुआ कि इस काल में हम देखते हैं कि अब इस काल में मूल्यों पर जोर दिया जाने लगा, मतलब भावनाओं पर जोर दिया जाने लगा, प्रासंगिकता पर जोर दिया जाने लगा, मतलब जो सही समय पर है उसी पर ध्यान दिया जाए, उसी को फोकस किया जाए। इसके बाद फिर सामाजिक समानता, मतलब समाज में सभी को समान समझा जाए
और इसके बाद फिर परिवर्तन। तो ये 4 तत्वों पर इस काल में प्रमुख रूप से जोर दिया जाने लगा था। इसके बाद फिर जो लोगों की समस्याएं होती थी, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी इस समय लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह काल लोक प्रशासन के कार्योन्मुखी का काल रहा है। मतलब लोक प्रशासन अब कार्य करने में विश्वास करता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करने में विश्वास रखता है। ठीक है, और जनता की जो समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान करने में लोक प्रशासन विश्वास रखता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो इस चरण में, ठीक है, तो इस चरण में लोक प्रशासन की सर्वांगीण उन्नति हुई तथा विभिन्न चुनौतियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद फिर इसमें अर्थशास्त्र, विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसको मानव शास्त्र भी कहा जाता है, आदि शास्त्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा इस विषय में रुचि लेने के फलस्वरूप लोक प्रशासन एक अंतर विषय हो जाता है। इसके बाद फिर समाजशास्त्र में सर्वाधिक अंतर विषय लोक प्रशासन ही है, क्योंकि इस विषय का संबंध कई विषयों से है। ठीक है, तो इस विषय में हम देखते हैं कि कई विद्वानों ने रुचि लेना चालू कर दिया था। कई विद्वानों ने इस लोक प्रशासन से संबंधित लेख लिखना शुरू कर दिया जो अलग अलग विषय के विद्वान थे। इसलिए इस विषय में कई विषयों का समावेश होने लगा, इस कारण इसे अंतर विषय भी कहा जाता है। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में ड्वाइट वाल्डो एवं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। और रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया था, जिसके कारण विकासशील देशों के समाजों के लिए आदर्शों का गठन किया गया था। और इस काल में फ्रैंक मेरिनी, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, तो फ्रैंक मेरिनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था टूवार्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, मिन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी जो पुस्तक थी, तो इनकी पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा उत्पन्न होती है। तो ये फ्रैंक मेरिनी का नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत या नवीन लोक प्रशासन जैसी विचारधारा का उद्भव एक किसकी या किस रचना के माध्यम से होती है। तो ये पुस्तक का नाम ध्यान रखना होगा। इस पुस्तक के साथ ही नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें लोक प्रशासन में आई त्रुटियां एवं तृतीय विश्व जो तीसरे दुनिया के देश थे, तो तीसरी दुनिया के देशों में मौजूद समस्या समाधान में मिली असफलता पर विचार करने हेतु दूसरा या द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन 1988 में किया जाता है। और इस सम्मेलन में वेबरवादी नौकरशाह की सीमाओं, समाज के बहुलवादी चरित्र तथा नवीन चुनौतियों को देखते हुए लोक प्रशासन को पुनः प्रबंधकीय दृष्टिकोण के साथ अपेक्षाकृत ज्यादा उदारवादी, वैश्विक एवं संतुलित दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है वेबरवादी नौकरशाह। इसका मतलब क्या हो गया? तो मैक्स वेबर एक विद्वान है, लोक प्रशासन के बहुत प्रसिद्ध विद्वान है। इनका समाजशास्त्र में और लोक प्रशासन में योगदान रहा है। तो इन्होंने नौकरशाही पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वेबरवादी नौकरशाह ये नाम दिया गया है। इसके बाद फिर इसमें नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत का विकास किया गया और इस प्रकार लोक प्रशासन एक बाजार उन्मुखी दृष्टिकोण लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक के रूप में सामने आया या अंतिम दशक में नए रूप में सामने आता है। ठीक है, तो जो 20वीं सदी थी, तो 20वीं सदी के अंतिम दशक में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन एक नए रूप में आता है जिसको हम नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर आगे नवीन लोक प्रशासन के उद्भव से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखना है। तो जो नया लोक प्रशासन शुरू हुआ है या नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो इनमें देखिए पहला आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसे कहते हैं हनी प्रतिवेदन। तो यह 1967 में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आता है दूसरा था अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत
एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, यह भी 1967 में हुआ था। इसके बाद फिर फ्रैंक मेरिनी द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम था टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके बाद फिर अगले आते हैं ड्वाइट वाल्डो। तो ड्वाइट वाल्डो के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, एक रचना है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1977, 1977 में यह रचना लिखी गई थी। तो इन सभी विद्वानों ने जब लिखना शुरू किया, ये सभी विद्वानों ने लोक प्रशासन से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, तो यहीं से नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है, नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जितने विद्वान थे सभी नवीन लोक प्रशासन से आधारित अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। और इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन के साथ साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं विकास प्रशासन का भी उद्भव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो विद्वान हैं, ये विद्वान नवीन लोक प्रशासन, इसके बाद विकास प्रशासन और तुलनात्मक प्रशासन पर लेख लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ यह 5वां चरण भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आता है 6वां चरण या षष्ठम चरण हम कहते हैं। तो इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे नवलोक प्रबंधन के विकास का युग भी इसे कहते हैं। तो नवलोक प्रबंधन या नवलोक प्रबंध के नाम से भी इस चरण को जाना जाता है। और इस चरण का समय 1991 ईस्वी से शुरू होता है, जो कि अब तक चल रहा है। तो आपको याद रखना है 1991 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो यह नया चरण था जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के युग से शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में 1991 में ही एलपीजी की शुरुआत होती है और एलपीजी की शुरुआत के साथ ही यह 6वां चरण शुरू हुआ। आज उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा व्यावहारिक लोक प्रशासन का अंग बन गई है। और इस नए परिवेश में नव लोक प्रबंधन, सुशासन इत्यादि अवधारणाएं नई विषय वस्तु के रूप में उभरकर सामने आई है। और राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रभाव बढ़ा है और अंतर सैद्धांतिक संयोजन पर बल दिया जाने लगा है। इसके बाद फिर इस दौरान 1994 ईस्वी में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको कैपम के नाम से हम जानते हैं, सम्मेलन में सुशासन की संकल्पना पर बल दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो इसी प्रकार सितंबर 2007 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रोफेसर रोजमेरी ओ लियरी के नेतृत्व में सिराक्यूज तृतीय का आयोजन किया गया था। तो सिराक्यूज सम्मेलन ये तीसरा सम्मेलन था, इसका आयोजन किया जाता है। तो सिराक्यूज एक्चुअल में एक जगह का नाम होता है और विद्यालय का नाम भी सिराक्यूज विश्वविद्यालय। तो सिराक्यूज विश्वविद्यालय में यह तीसरे सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें चर्चा का विषय था कि लोक प्रशासन, ठीक है। इसमें चर्चा का विषय क्या था? तो लोक प्रशासन, लोक प्रबंध और लोक सेवा का समकालीन विश्व में भविष्य, ये इसका विषय होता है। फिर इसके बाद में इस प्रकार अपने जन्म के साथ ही लोक प्रशासन अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक चुनौतियों, समस्याओं एवं कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सीमाओं के इस दौर में लोक प्रशासन ने बखूबी समझा है और बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को इसने सक्षम बनाया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जो ये चरण 6वां चरण होता है, तो इस समय हम देखते हैं कि प्रशासन तथा निजी प्रशासन के अलग अलग अध्ययनों को एक संगठित विज्ञान में बदल देने की प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है, जिसके सिद्धांत और धारणाएं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से लागू होते हैं। इसके बाद फिर विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है इस समय। और इसके बाद फिर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। फिर इसके बाद में अनेक स्तरों पर राजनीति एवं प्रशासन की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब कब होने लगा? फिर ये 6वें चरण के बाद ये सब होने लगा था। इसके बाद फिर लोक प्रशासन का जो पारंपरिक प्रतिमान था या जो पारंपरिक स्वरूप था
उसकी कमियों के कारण नवीन लोक प्रबंध जैसे दृष्टिकोण का उदय होता है, जिसे नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य या बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद फिर इस नवीन लोक प्रशासन में या फिर इस नवीन लोक प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में ये 3E's पर बल दिया जाने लगा। जो नवीन लोक प्रबंध का दौर है, तो नवीन लोक प्रबंधन के दौर में 3E's पर जोर दिया जाता है। तो ये 3E's क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3E's होता है पहला इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावशीलता, ठीक है। दूसरा होता है इकोनॉमी, मतलब मितव्ययिता। फिर इसके बाद में तीसरा होता है इफिशियंसी, हिंदी में इसका अर्थ होता है दक्षता, ठीक है। तो जो नवीन लोक प्रबंध होता है यह किस पर जोर देता है, 3E's पर जोर देता है, मतलब प्रभावशीलता पर, मितव्ययिता पर और दक्षता पर यह जोर देता है। और इस प्रकार लोक प्रशासन विषय विकास के अनेक चरणों से होते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। और इस चरण में 3 नई अवधारणाओं का जन्म होता है। तो वे 3 नई अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो ई शासन मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ठीक है, ई गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा होता है सुशासन और तीसरा होता है नवलोक प्रबंध। तो ई शासन के अंतर्गत हमारी सरकार आज देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब मतलब डिजिटल कार्य कर रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो पेपर पर कार्रवाई होती थी, अब धीरे धीरे पेपर कार्रवाई कम होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे हमारी सरकार अब पेपरलेस होती जा रही है। इसके बाद सुशासन मतलब अच्छा शासन, अभिशासन या रामराज्य, ठीक है, जिसमें शासक भी शासित होता है, इस पर जोर दिया जाने लगा है। इसके बाद नवलोक प्रबंध मतलब अब हमारा लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन की तरह अब कार्य करना शुरू करेगा, ठीक है। जो भी कार्य होगा सब पहले उसका प्रबंध किया जाएगा, मतलब पहले योजनाएं तय की जाएगी, फिर उसका प्रबंध किया जाएगा, तभी कोई कार्य आगे किया जाएगा। तो इस पर नवलोक प्रबंध पर भी जोर दिया जा रहा है। ये ऐसी नई अवधारणाओं का उद्भव हुआ है इस चरण में, ठीक है। इसके बाद फिर अब आता है भारत में लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। तो ये 6 चरण हमने आपको बताए फ्रेंड। ये 6 चरण आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं और फिर 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए कि लोक प्रशासन के विकास के चरण लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ लिखकर इनको किस किस नाम से जानते हैं और इनका समय कब से कब तक रहा था, बस इतना लिखना है 3 नंबर में। फिर इसके बाद में 5 नंबर में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर कोई एक चरण आपसे पूछा जा सकता है और 11 नंबर में सभी 5 चरणों को अगर पूछा जाता है तो आपको इन सभी का वर्णन करना होगा। अब इसके बाद देखिए भारत में लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। तो देखिए इसमें वर्तमान समय में, ठीक है, तो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक सुधरा हुआ रूप है। आज हम जो प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं यह प्रशासनिक व्यवस्था पहले भी थी, प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, लेकिन उस समय थोड़ा शासन का तरीका अलग होता था और वर्तमान में प्रशासन का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। फिर इसके बाद भारत में प्रशासनिक अध्ययन की शुरुआत औपचारिक निर्देशों से हुई है। इसके बाद फिर अंग्रेज लेखकों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश प्रशासन, भारतीय सिविल सेवा, जिला प्रशासन जैसे विषयों पर श्रेष्ठ शोध प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद फिर भारत में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत स्थानीय सरकार से होती है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के स्वरूप में उस समय अधिक निखार आता है जब विश्वविद्यालय परिसर में राजनीति विज्ञान के तहत इसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद फिर हमारे भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रारंभ लखनऊ विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी के दशक में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि हमारे भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से 1930 के दशक में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देश में सबसे पहले 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने
लोक प्रशासन का डिप्लोमा देना शुरू किया था। इसके बाद फिर 1949-50 में एक विभाग के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन विभाग की स्थापना की जाती है और इस विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे थे महादेव प्रसाद शर्मा, जो भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर थे और इन्हें ही हमारे भारत में लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, महादेव प्रसाद शर्मा को। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर सन 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल एच एपलबी की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि भारत में भी एक लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। तो इनके सुझाव पर हमारे भारत में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जाती है और संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन, अध्यापन, शोध, परीक्षण और प्रकाशन करना था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हमारे भारत में यह भी शुरू किया जाता है कि भारत का जो प्रशासकीय शोध कार्यों व लोक प्रशासन विषय के साहित्य उपलब्धता के रूप में सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है। मतलब हमारे भारत में भी लोक प्रशासन पर अब रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, ये इसकी शुरुआत की जाती है। फिर इसके बाद में जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम लोक प्रशासन में पीजी कोर्स शुरू किया गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लोक प्रशासन में भी अब पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है, पीजी किया जाता है, ठीक है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या पीजी करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सागर विश्वविद्यालय में 1968 से लोक प्रशासन को पढ़ाने की शुरुआत की जाती है। इसके बाद फिर सन 1987 ईस्वी में 1987 में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में लोक प्रशासन को भी एक स्वतंत्र विषय की सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे इस विषय को बढ़ावा मिला है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार भी प्रयासरत है। लोक प्रशासन जैसे विषय को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार भी प्रयासरत है, राज्यों की सरकारें भी प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से ये लोक प्रशासन का विकास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो भारत में लोक प्रशासन का विकास, यह आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। या फिर इसके बीच बीच में जो हमने आपको फैक्ट बताए हैं, तो इनसे संबंधित आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर भी यह पूछा जा सकता है कि भारत में लोक प्रशासन के जनक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, इसमें आपसे 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है फ्रेंड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।